most precious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सोस्केलेटन को डिस्कस करना है, जो सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स में हमने उसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। इससे पहले हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने एक्सोस्केलेटन को डिटेल से इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कस करना है। ये बहुत अहम भी है और बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सोस्केलेटन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का वो आउटसाइड पे प्रेजेंट है, हार्डन्ड आउटर कवरिंग है बॉडी की, जिसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, एक्सोस्केलेटन का। एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है जो बाहर प्रेजेंट है और हार्ड है काफ़ी, और बाहर प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स की बाहर वाली साइड पे, ये स्ट्रक्चर पाया किन में जाता है एक्सोस्केलेटन का। ये स्ट्रक्चर आर्थ्रोपॉड्स में पाया जाता है। एक आर्थ्रोपॉड्स का ग्रुप है और दूसरे नंबर पे मोलस्का। ये दो ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े फाइलम हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड्स और उसके बाद मोलस्का का ग्रुप आता है, जिसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि जो भी एक हार्डन्ड आउटर कवरिंग है बॉडी की वो प्रेजेंट होना आउटसाइड, बिल्कुल बॉडी के बाहर वाली तरफ, उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। इसके अंदर हम दो फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेकिन एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन को समझेंगे, उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर होता है बैरूनी, वो सिक्रेट कौन करता है उसको सिक्रेट करता है एक्टोडर्म। स्किन की जो लेयर है, इससे पहले एक ये भी बात समझ लें कि एक्सोस्केलेटन जो हार्डन्ड आउटर कवरिंग होती है वो कैसे कायम होती है। वो मसल्स, इंटरनल बॉडी मसल्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं और इस सूरत में एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर कायम रहता है। अब अगली बात ये करनी है कि एक्टोडर्म क्या है। एक्टोडर्म बॉडी की जो मस्कुलर लेयर है उसकी मोस्ट आउटर लेयर है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मजीद इसके ऊपर जर्म लाइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मजीद डिवीजन करवाने के काबिल होते हैं। एक्टोडर्म रिलीज करता है किसको, एक्टोडर्म की जो ये लेयर है मस्कुलर लेयर, वो रिलीज करती है किसको, एक्सोस्केलेटन को। अब एक्सोस्केलेटन की आगे दो उसकी लेयर्स हैं, वो कैसे हैं। एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्म रिलीज कर रहे हैं और एक्सोस्केलेटन की आगे दो लेयर्स हैं, एक एपिक्यूटिकल और दूसरी प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्केलेटन की। एपिक्यूटिकल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन। और ये एपिक्यूटिकल बनती किससे है, ये बनती है वैक्सी लिपोप्रोटीन से। जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्केलेटन की वो बनती है वैक्सी लिपोप्रोटीन से बनती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे दूसरी लेयर जो है एक्सोस्केलेटन की, वो है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल से नीचे प्रेजेंट होती है दूसरे नंबर पे एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर में, प्रोक्यूटिकल। और एक्चुअली जो एक्सोस्केलेटन का मेन स्ट्रक्चर है वो ये प्रोक्यूटिकल होता है, जो निचली तरफ पाया जाता है किसके, एपिक्यूटिकल के। प्रोक्यूटिकल नीचे प्रेजेंट होता है और द मोस्ट हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मोनोसेक्राइड्स, काइटिन, ये जितने भी केमिकल्स हैं, एक्चुअली जो एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो ये सारे मिलके किसको बनाते हैं, इस प्रोक्यूटिकल को जो प्रेजेंट होती है एपिक्यूटिकल से निचली तरफ। और ओवरऑल इस एपिक्यूटिकल जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका मकसद क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की जर्म्स से हिफाजत करना, उसको उसकी इन्वायरमेंट में उसको महफूज रखना। ये स्ट्रक्चर इसलिए प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल मोस्ट आउटर लेयर, जर्म से हिफाजत करना, उसके इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एक्सोस्केलेटन का, जो इतनी सारे केमिकल से मिलकर बनता है, वो कहाँ होता है, वो सेकंड लेयर होती है जो एपिक्यूटिकल से नीचे होती है, जिसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। और ये प्रोक्यूटिकल बाज़ औक़ात इसमें दो चीज़ें और भी ऐड होती हैं। एक तो स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये मैंने लिखा है। स्क्लेरोटिन की लेयर जो एक हार्ड केमिकल है उसकी एक लेयर भी बाज़ औक़ात इसमें बनती है प्रोक्यूटिकल के ऊपर, और दूसरा इसमें बाज़ औक़ात कैल्शियम कार्बोनेट भी इम्प्रेगनेटेड होती है। कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होती है एक्सोस्केलेटन
का जब जिक्र आएगा, जब हम एक्सोस्केलेटन का जनरली जिक्र करते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिसमें एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल शामिल है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी इम्प्रेग्नेटेड होती है, ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट भी इम्प्रेग्नेटेड होती है, और स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस भी होता है उनकी प्रोक्यूटिकल के अंदर, जिससे मुराद के स्क्लेरोटिन केमिकल एक हार्ड केमिकल है जिसकी लेयर बनती है प्रोक्यूटिकल के ऊपर, और कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होती है प्रोक्यूटिकल्स के अंदर, जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सेकंड नंबर पे इसकी एक्सोस्केलेटन का असल स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल से निचली तरफ। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। इसमें फर्स्ट फाइलम जो हमने डिस्कस करना है वो है मोलस्का। आर्थ्रोपॉड्स के बाद जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का का। मोलस्का के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स की हमें हमारे इस सिलेबस में बताया गया है, एक तो स्नेल के बारे में और दूसरा बाइवॉल्विया एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है उसके बारे में बताया गया। वो भी स्नेल की तरह ही है, बस उसमें ये फर्क होता है कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो हिस्सों में उसका स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, जिसकी वजह से हम उसको बाइवॉल्विया कहते हैं। और दूसरे नंबर पे मोलस्का ग्रुप के अंदर हमें स्नेल्स का बताया गया। इसमें हमें यही बताया गया कि इनकी जो आउटर कवरिंग है स्नेल्स की होती है वो भी ग्रो करती है इनकी एज के साथ साथ, और उसके ऊपर जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है उसके ऊपर रिंग्स बनते चले जाते हैं स्नेल के ऊपर। और जो लैंड स्नेल्स होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं, जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनमें मिनरल्स की तादाद थोड़ी कम होती है और लाइटर इन वेट होते हैं स्नेल्स। और दूसरे नंबर पे ये कि बाज़ औक़ात उनकी जो बॉडी के नरम पोर्शंस होते हैं स्नेल्स के, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को जाहिर कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इनकी जो बॉडी के अंदर जो नरम पार्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। तो ये मोलस्का के अंदर हमें जो एग्जांपल्स दी गई उनका जिक्र किया गया है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन का सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे फाइलम्स की निस्बत। आर्थ्रोपॉड्स क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए इस सिस्टम को आर्थ्रोपॉड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन के सिस्टम को पढ़ना और इसमें सर्च जो की है साइंटिस्ट ने वो बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन उन्होंने हमें आसान करके यहाँ पे उनको डिफाइन किया है। हम इसको देखते हैं कि आर्थ्रोपॉड्स में उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपॉड्स में जो शामिल हैं उनकी मुख्तलिफ अडॉप्टेशंस हैं, यानी उन्होंने अपने आप को उस तरह ढाला हुआ है उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो अपने जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर आराम से रह सकें, मूव कर सकें। तो ये अडॉप्टेशंस हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स ने ली हुई हैं अपने इस एक्सोस्केलेटन की मौजूदगी के अंदर। वो अडॉप्टेशंस क्या हैं जो आर्थ्रोपॉड्स ने अपनाई हुई हैं? वो अडॉप्टेशंस ये हैं कि इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं, बार्स और रिजेस की सूरत में, जो ज्वाइन करती हैं एक्सोस्केलेटन के साथ, जो उसको सपोर्ट करती हैं। मसल्स प्रेजेंट हैं और वो जो जॉइंट्स हैं वो बहुत जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सॉफ्ट हैं। इस वजह से, उनकी सॉफ्टनेस की वजह से इनकी बॉडी मूव कर सकती है। मसल्स प्रेजेंट हैं रिजिस और बार की सूरत में जो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हैं, लेकिन वो जो पॉइंट हैं अटैचमेंट के वो सॉफ्ट हैं, उनमें नरमी है जिसकी वजह से आर्थ्रोपॉड्स मूव कर सकते हैं। दूसरी बात, इनमें एक और जो अडॉप्टेशन है वो ये है कि इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेंसिला का नाम देते हैं, जो ब्रिसल्स और लेंसेस की फॉर्म में, ब्रिसल्स कहते हैं बाल की तरह का स्ट्रक्चर, सेंसरी जो सेल्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सेंसिला कहते हैं। इनकी एक्सोस्केलेटन पे जो ब्रिसल्स और लेंसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, आर्थ्रोपॉड्स के ऊपर, वो इनको मतलब सेंस करवाते हैं आउटर एनवायरनमेंट में, जो भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए या इनको एनवायरनमेंट से महफूज रखने के लिए किसी भी किस्म के एनिमी से। एक और इनमें जो अडॉप्टेशन है वो है कि गैसियस एक्सचेंज, ये अपनी एक्सोस्केलेटन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं आर्थ्रोपॉड्स। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपॉड्स में प्रेजेंट होती है वो इनको ड्राई होने से बचाती है, इनकी इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन करती है, एनिमीज से प्रोटेक्शन करती है, इन्वायरमेंट की जो मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं उससे प्रोटेक्शन करती है और इनको ड्राई होने से बचाती है आर्थ्रोपॉड्स को एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर। ये कुछ फ़ायदे हैं एक्सोस्केलेटन के आर्थ्रोपॉड्स को, लेकिन हमें बताया गया कि एक डिसएडवांटेज भी है
एक्सोस्केलेटन का वो ये कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं आर्थ्रोपॉड्स, ये ग्रो इन लार्जर साइज इस वजह से नहीं कर सकते, लार्ज ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके लिए वो उनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो हर थोड़े अरसे के बाद पीरियोडिकली वो रिमूव होती है और रिप्लेस होती है एक न्यू एक्सोस्केलेटन से, जिस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग का, जिसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो रिप्लेस करती है, न्यू एक्सोस्केलेटन निकलती है और ओल्ड रिमूव हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जो इनके अंदर चलता रहता है जैसे जैसे इनका साइज ग्रो करता है। लेकिन ये एक वजह है कि इनका साइज इस वजह से नहीं बढ़ सकता क्योंकि एक्सोस्केलेटन इनके ऊपर प्रेजेंट रहती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम एक्डाइसिस और मोल्टिंग के जो 4 स्टेप्स हैं इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी। स्टूडेंट्स, एक्डाइसिस का जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग भी इसमें से आ सकता है। मैंने इसलिए ये आपको अलग से समझाना चाहा ताकि आप इसको अलग से समझें और इसको ध्यान से याद करें और पढ़ें। इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं और बहुत आसान है, उनको ध्यान से समझिएगा। एंजाइम्स ये सारा प्रोसेस करवाते हैं एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करने में। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलीज कहाँ से होते हैं, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं और ओल्ड एंडोक्यूटिकल को, जो ओल्ड ऊपर पूरा एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स का किरदार है और वो हाइपोडर्मल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जब वो ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं, एंडोक्यूटिकल जो सेकंड नंबर पे प्रोक्यूटिकल जिसको आप कह सकते हैं जो प्रेजेंट होती है, प्रोक्यूटिकल जो काइटन से बनी होती है और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, काइटन और प्रोटीन से प्रो एंडोक्यूटिकल बनती है जिसको आप प्रोक्यूटिकल कह सकते हैं। एंजाइम्स हाइपोडर्मल ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे इसी के अंदर, इसी स्टेप के अंदर ही जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो हाइपोडर्मस यानी स्किन की ऊपर वाली लेयर अलग हो जाती है, किससे, एक्सोस्केलेटन से। यानी जो मोस्ट आउटर लेयर है और स्किन का स्ट्रक्चर है उसके दरमियान में जो एंडोक्यूटिकल या प्रोक्यूटिकल प्रेजेंट होती है वो जब डाइजेस्ट हो जाती है तो हाइपोडर्मस स्किन की आउटर लेयर और एक्सोस्केलेटन जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो आपस में अलग हो जाता है क्योंकि दरमियान में से एंडोक्यूटिकल रिमूव हो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाती है। इसके बाद प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल आर रिलीज्ड, या न्यू जो प्रोक्यूटिकल है और एपिक्यूटिकल है वो रिलीज होती हैं और फॉर्मेशन होती है उनकी, प्रोक्यूटिकल की और एपिक्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है। जब ये फॉर्म होती हैं, जब ये बन रही होती हैं, तो जो पहले वाली जो मोस्ट आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है एक्सोस्केलेटन का वो टूटता है और उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, पोर्स बनते हैं और वो स्प्लिट हो जाता है क्योंकि नया स्ट्रक्चर अंदर से बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहा होता है प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की सूरत में, और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं वो स्प्लिट हो जाता है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। चौथे नंबर पे लास्ट स्टेप है कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्ट हो जाती है इस न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है, वो बहुत अहम है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान जो जिस ऑर्गेनिज्म की एक्डाइसिस हो रही होती है वो अपने आप को महफूज रखता है, अपने आप को छुपा के रखता है क्योंकि एक्सोस्केलेटन ही प्रोटेक्शन देती है। और अगर एक्सोस्केलेटन रिमूव हो रही होती है तो इस दौरान एनवायरनमेंट से और बाकी एनिमीज से अपने बचने के लिए इस स्टेट में ऑर्गेनिज्म हिडन पोजीशन में रहता है, छुप के रहता है। और कौन सा एंजाइम एक्डाइसिस का जिम्मेदार होता है, एक्डाइसोन, एक्डाइसोन एंजाइम एक्डाइसिस का जिम्मेदार होता है। और दो चीज़ें ओवरऑल इसकी जिम्मेदार होती हैं, एक तो नर्वस सिस्टम एक्डाइसिस का प्रोसेस करवाता है और दूसरा हार्मोन्स इस प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके, एक्डाइसिस के। और वो कौन सा हार्मोन है, एक्डाइसोन। एक ये हार्मोन इसका रिस्पॉन्सिबल है इस सारे प्रोसेस का जो ये करवाता है एक्डाइसोन, और दूसरा नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर वो एक्डाइसिस के प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा एक्डाइसिस का प्रोसेस। अगर इस सारे टॉपिक में एक्सोस्केलेटन के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।